आजकल 2026 में अखबार खोलना पूरा 2013 का फील देता है। वही करप्शन के हेडलाइंस फ्रंट पेज पर, वही पॉलिसी पैरालिसिस, वही इकोनॉमी के खाई में जाने के संकेत, वही सरकार बेखबर असली मुद्दों पर मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है। आज का ही किस्सा ले लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की नई खोज ने पाया है कि सरकार ने जो पैनल बैठाई थी डीप टेक और कटिंग एज स्टार्टअप्स को सॉफ्ट लोन फंडिंग देने के लिए, उस पैनल ने जो 22 कंपनी को फंडिंग दी, उनमें से 15 ऐसी कंपनीज निकली जिनके साफ संबंध पैनल मेंबर्स के साथ ही हैं। सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना डीप टेक का विकास। ये पैसा बाय द वे टैक्स पेयर का पैसा है और ऐसी कंपनीज का आगे आना देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हर क्षेत्र में आपको करप्शन दिखेगा, निकम्मेपन का प्रमाण हमें मिल रहा है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 15 दिनों के अंदर इनॉग्रेशन के बाद धंस जाती है और फिर पंखे लगाए जाते हैं रास्ते से नमी हटाने के लिए, जिससे पुनः निर्माण किया जा सके। जी हां, स्पेस एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले कुछ सालों से टीवी जब भी आपने खोला होगा, आपको बताया गया होगा कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी है और $5 ट्रिलियन जीडीपी हम 2022 तक हासिल कर लेंगे। फिर कोविड आ गया, इकोनॉमी और भी ठस गई। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, रुकावट के लिए खेद है। फिर 2024 का इलेक्शन आ गया, इकोनॉमी और आगे ना बढ़ पाई, सरकार पॉलिटिक्स में बिजी हो गई। सरकार ने कहा प्लीज वेट। अब यूएस ईरान युद्ध चल रहा है, सरकार बोल रही है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना पाएंगे। और इस हफ्ते निर्मला ताई ने संसद में कहा कि $5 ट्रिलियन वाला सपना 2029 से पहले पूरा नहीं हो सकता। अब पता नहीं उससे पहले और कौन सी नई रुकावट आ जाए। थाम भाई एडिटर, बस समझ में आ गया। हाँ, 5 ट्रिलियन का सपना तो छोड़ो, आम इंसान की आमदनी इतनी कम हो गई है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हम अब भी लोअर मिडिल क्लास वाले देश में ही फंस चुके हैं। आज भी हम पाकिस्तान और केनिया की श्रेणी में आते हैं। मेक इन इंडिया इतना सफल हो चुका है कि छोटा सा वियतनाम अब हमसे एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में हमें मात दे रहा है। और सरकार रुपये को और ज्यादा गिरने से बचाने के लिए खरबों डॉलर खर्च कर रही है। पिछले कुछ दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि अगर आप उन्हें एक साथ जोड़कर देखोगे, अगर क्रोनोलॉजी आप समझोगे, तो एक डरावनी छवि आपके सामने आती है। एक ऐसी कहानी जो आपको प्राइम टाइम डिबेट्स पर नहीं सुनाई देगी। एक ऐसी कहानी जहां हेडलाइंस और ग्राउंड रियलिटी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। और जब ये डरावनी कहानी, जब ये सच्चाई रस्तों पर फूटेगी, तब हम सोचेंगे इतना सारा आक्रोश आया कहां से। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पुलिस तक को समझ में नहीं आया कि इतने स्टूडेंट्स कहां से आ गए। हमने तो सब कुछ बंद कर दिया था, मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया था। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो आपने कुछ दिनों पहले देखा, वो तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह आर्थिक चेतावनी की अलार्म साफ सुनाई दे रही है। कम से कम जो बहरे नहीं है उनको सुनाई दे रही है। और यह डेटा किसी जॉर्ज सोरोस या किसी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है। यह डेटा सरकारी है, क्रेडिबल एजेंसी से आता है। आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का, दूसरी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑफिशियल रिकॉर्ड से आता है। इसका इंपैक्ट सिर्फ देश पर नहीं पड़ेगा, मेरे पर, आप पर, आपके फैमिली पर, सब पर पड़ेगा। जरा देश की आईटी सेक्टर का हाल जान लेना, जो देश की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अभी तक कुछ हद तक संभाले बैठी थी। वहां नौकरियों का जिस तरीके से सर्वनाश हो रहा है और उसका कोई उपाय किसी के पास नहीं है। इसीलिए देशभक्त के आज के वीडियो में सिर्फ आंकड़ों की बात करेंगे, नारों की बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे। 2047 में क्या होने वाला है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं तो सही, लेकिन हम यह देखेंगे कि मेक इन इंडिया के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैंसर ने कैसे उसको जकड़ लिया है, वो भी 4th स्टेज। जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन के पीछे असली सच्चाई क्या है? रुपये को डॉलर के मुकाबले सेंचुरी से बचाने के लिए सरकार कौन कौन से डेस्परेट कदम उठा रही है? फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं? यूपीआई पर भी फी लगाने की बातें क्यों शुरू हो चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मजबूरी आ गई कि सरकार अपने एलआईसी के शेयर ओपन मार्केट में बेच रही है? मनमोहन सिंह का नरेंद्र मोदी ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन अपने कार्यकाल के 15 साल बाद क्या मौन मोदी की सबसे बड़ी लेगेसी यही रहेगी
कि देश की जो आर्थिक बट्टा है, इकोनॉमिक हालत है, उनके राज्य में, उनके निगरानी में बैठ गया। देश का इकोनॉमिक पहिया फट के हाथ में आ गया। मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से क्या अगले 1-2 साल में हम स्लोएस्ट एंड मोस्ट वनरेबल इकोनॉमी बनने वाले हैं? और यह आग, याद रखिए, इसकी चपेट में सब आएंगे। यह आग आपके चौखट तक आएगी। इस पर कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं है। जब देश की इकोनॉमी पर प्रेशर हो, जॉब सिक्योरिटी कम हो रही हो, महंगाई हर साल बढ़ रही हो, तो इसका सीधा असर मेरे और आपके मंथली बजट पर पड़ता है। ऐसी हालत में एक छोटी सी बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन लाखों का मेडिकल बिल खड़ा कर सकती है, आपके फाइनेंसेस को तबाह कर सकती है। और भगवान न करे कि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो होम लोन्स, ईएमआई और घर की सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके फैमिली के कंधों पर आ जाती है। इसीलिए सिर्फ पैसा कमाना, बचाना, इन्वेस्ट करना काफी नहीं होता है। अपना पर्सनल फाइनेंशियल डिफेंस स्ट्रांग बनाना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग को बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस से प्रोटेक्ट करता है, जबकि टर्म इंश्योरेंस आपके ना होने पर आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ताकि आपके बाद भी उनकी फाइनेंशियल जरूरतों का ख्याल रखा जा सके। अच्छी बात यह है कि आज दोनों टर्म और हेल्थ कवर्स 400-500 रुपए महीने से शुरू होते हैं और आपको करोड़ों तक का कवरेज, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे देते हैं प्लान और एलिजिबिलिटी के हिसाब से। याद रखिए, एज बढ़ने के साथ साथ इंश्योरेंस लेना महंगा हो सकता है। इसीलिए अगर अभी तक आपने अपना रिस्क कवर नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एक बार क्लिक करिए और जरूर इसे स्टडी करिए। देश की इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके घर की इकोनॉमी को सिक्योर करना आपके हाथ में है, आपकी जिम्मेदारी है। वर्ल्ड बैंक हर साल जुलाई के महीने में दुनिया भर के देशों को उनके पर कैपिटा इनकम के हिसाब से रैंक करती है, यानी देश के किसी नागरिक की औसतन एवरेज इनकम के हिसाब से। इस साल वियतनाम, फिलीपीन, श्रीलंका, माइक्रोनेशिया और जॉर्डन जैसे लोअर मिडिल इनकम देश ने अपर मिडिल इनकम देश के कैटेगरी में छलांग लगाई। मुबारका। इन सभी देशों ने अलग अलग तरीकों से इसको अचीव किया, मैंने अच्छे दिनों को अचीव किया। जैसे वियतनाम ने जबरदस्त एक्सपोर्ट ग्रोथ दिखाई, इतना कि इंडिया को टक्कर दे दिया, छोटा सा वियतनाम। फिलीपींस ने अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से, श्रीलंका ने 2022 के बदतर फाइनेंशियल क्राइसिस से शानदार रिकवरी दिखाकर आज श्रीलंका की अवस्था हमसे ज्यादा अच्छी हो गई है पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। अब वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो द सो कॉल्ड मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वोकल फॉर लोकल, स्टार्टअप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, इन सारे टैग्स, इन सब ढोल नगाड़े के बावजूद भारत पिछले 20 सालों से लोअर मिडिल क्लास इनकम कैटेगरी में फंसा हुआ है। इस साल भी हमने आपको उसी दलदल में पाया। लोअर मिडिल क्लास नेशन पाकिस्तान, किनिया, नाइजीरिया, मोरक्को के साथ। और ये कोई फर्जी रैंकिंग नहीं है। कुछ ही दिन पहले आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को करीबन 150th रैंकिंग दी दुनिया भर में पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से, यानी हमारी औसतन आमदनी $2,813 है। हम बांग्लादेश से नीचे है जिनकी 2,900 से ऊपर है एवरेज इनकम, लेकिन गुड न्यूज भी है, हम केनिया से ऊपर है। जी हां, और इसमें अगर कोई बोले कि भाई हमारे देश की आबादी देख रहे हो, उनकी आबादी से कितनी ज्यादा है, ये तो एप्पल्स टू ऑरेंजेस वाला कंपैरिजन है, चॉक एंड चीज वाला है, तो हमसे भी बड़ी आबादी वाला चाइना ने लोअर मिडिल क्लास से अपर क्लास जाने में मात्र 13 साल लगाए थे। और बुरी खबर यह है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इसी रेट पर हम चलते रहे, तो इंडिया हमेशा के लिए ही लोअर मिडिल क्लास इनकम नेशन के ट्रैप में फंस जाएगा। दिस इज अ रियलिटी टुडे। और शायद अगर यह ऐसा हो जाए तो मोदी के लिए सबसे शर्मनाक बात होगी, उसकी लेगेसी इसी बात पर आधारित होगी कि इंडिया दलदल में ही फंसा रहा 15 साल ऑफ मोदी रूल के अंडर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नहीं, मैंने ये तो काफी डार्क बात हो गई। ऐसे क्या आंकड़े हैं ये दिखाने के लिए, ऐसी एंटी नेशनल बातों को सपोर्ट करने के लिए। 2023 में इंडिया का नेट एफडीआई लगभग $28 बिलियन था, अब जो कि उतना भी अच्छा नंबर नहीं है बट स्टिल रिस्पेक्टेबल। लेकिन अगले 2 सालों में ये नेट एफडीआई गिरकर कुछ समय के लिए $1 या $3 बिलियन के आसपास आ गया पूरे देश के लिए। सोचो, जितना पैसा इंडिया में आ रहा था लगभग उतना ही पैसा विदेशी निवेशक बाहर खींच रहे थे। हाल ही का डेटा यह दिखाता है कि नेट एफडीआई अब थोड़ा सा बढ़कर $7 बिलियन के आसपास आ गया है। लेकिन अब सोचिए, फॉर कंपैरिजन चाइना का नेट एफडीआई हमसे 10 गुना ज्यादा है। इंडिया के अर्थव्यवस्था में वो मोमेंटम वापस आता नहीं दिख रहा है जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो स्टोरी ज्यादा ग्रोथ कम बनती दिख रही है।
यहां एक बात भी समझना जरूरी है कि असली एफडीआई सिर्फ स्टॉक मार्केट में निवेश वाला पैसा नहीं होता है। असली एफडीआई होता है फैक्ट्रीज का लगना, ऑफिसेज का खुलना, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना, लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन होना। इसीलिए इकोनॉमिस्ट एफडीआई को इकोनॉमी स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। लेकिन हमारे देश में कोई ज्यादा नई फैक्ट्रीज नहीं खुल रही हैं, कोई नया मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। जो कुछ पैसा आ भी रहा है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है। उधर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने पिछले 1.5 सालों में इंडियन मार्केट से $45 बिलियन बाहर खींच लिया है। हालांकि एफआईआई फ्लोज हर साल ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिक्स, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कंसिस्टेंट आउटफ्लो भारत के कैपिटल मार्केट्स ने पहले कभी नहीं देखा था। हमारे देश का सिर्फ बिजनेसमैन बाहर पलायन नहीं कर रहा है, बल्कि पैसा भी भर भर कर देश से बाहर जा रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो देश में कुछ नया बनने के लिए कैपिटल बचेगा ही नहीं। हमारे प्रधान सेवक जो हर दूसरे सप्ताह विदेश घूम कर आते हैं, हर दूसरे देश से अवार्ड बटोर कर आते हैं, लेकिन इस सब का क्या मतलब अगर भारत में ये सारे देश निवेश ही ना कर रहे हो। अगर इंडिया को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है और भारत की छवि दुनिया भर में इतनी अच्छी हो गई है, हमें लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो ग्लोबल इन्वेस्टर का पैसा कहां है भाई? ये सब सिर्फ जुमलेबाजी में जी रहे हैं हम लोग। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब भारत 2029 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। अच्छी बात है निर्मला जी, लेकिन वो मोदी जी ने 2018 में कहा था कि 2022 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, उसका क्या? वो अर्थव्यवस्था जो आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में $10 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी जी, नीति आयोग, अरे निर्मला ताई आपने खुद बोला था कि 2025 तक तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जरूर बन जाएंगे। अब तीसरे कार्यकाल में 2029 का झुंझुना हमें थमाया जा रहा है, यह भी मुश्किल ही लग रहा है। जिस मनमोहन सिंह जी की सरकार को आपने दिन रात कोसा कि उन्होंने देश का बेड़ा गर्क करके रखा, उन्होंने जब गद्दी संभाली थी तब इंडिया की इकोनॉमी $800 बिलियन के करीब थी। और जब मोदी सरकार का गठन होता है 2014 में, तब इंडिया की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। मतलब इतना करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, तब भी इनके 10 सालों में, यूपीए के 10 सालों में हमारी इकोनॉमी 2.5 टाइम्स बढ़ी थी। अगर यूपीए एरा का ग्रोथ रेट चला होता, सिर्फ उतना ही चला होता, तो हम 2024 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके होते। तो मोदी जी की कैलकुलेशन गलत नहीं थी। और यहां आपका तीसरा टर्म आधा खत्म होने वाला है और हमारी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से बढ़कर 4.15 ट्रिलियन तक पहुंच पाई है। बताओ ऐसे कैसे चलेगा मोदी जी? ऐसे हम बनेंगे विश्व गुरु? अच्छा चलो मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं, यूपीए के पास तो लो बेस था, उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही कम था, तो धीरे धीरे अब हम बढ़ेंगे। चलो वो बात भी मान लेते हैं, लेकिन क्या हम धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहे हैं या ठप पड़ रहे हैं? इकोनॉमी की हाल क्या है? जुलाई महीने में सीजनली एडजस्टेड एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स निकलती है, पीएमआई इंडेक्स निकलती है, उस पर नजर डालते हैं। यह इंडेक्स गिरकर 53.5 तक आ चुकी है। जून में यह 54.2 था। यह आंकड़ा अभी का पिछले 5 सालों में सबसे कम लेवल का है। इसका मतलब है कोविड के बाद से अब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सबसे बुरी हाल अभी हम देख रहे हैं। आसान भाषा में पीएमआई एक इंडिकेटर है जो बताता है कि इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रहा है या घट रहा है। 50 से ऊपर यानी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रहा है, 50 से नीचे यानी इकोनॉमी स्लो डाउन कर चुका है। अभी 53.3 है, माने इसका मतलब इकोनॉमी अभी भी ग्रो कर रही है, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। अब ऐसे नेगेटिव बातें सुनकर भक्त बनर्जी मुझ पर चिल्लाएगा, कहेगा कि तुम्हें हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है। जीएसटी कलेक्शन के बारे में बात करो, हैं हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं जीएसटी के डेटा में। तो क्या है इस जीएसटी डेटा के रिकॉर्ड कलेक्शन की सच्चाई? सरकार का सबसे ज्यादा टैलेंट इसी में चीज होता है, नंबरों को फेरबदल करना और हेडलाइन को मैनेज करना। सरकार बार बार जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड नंबर दिखाती है, लेकिन जब इकोनॉमिस्ट ने जीएसटी के लाइक फॉर लाइक एनालिसिस किया तो असली तस्वीर सामने आई। समझिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ
घटकर सिर्फ 5.57 रह गई है, जो पिछले 5 सालों में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट है। इकोनॉमिस्ट देखते हैं कि कितनी गति से चीजें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, यह दिखाता है हम जा किस तरफ रहे हैं। तो कलेक्शन 22 ट्रिलियन रुपीस से बढ़कर 23.3 ट्रिलियन जरूर हुआ है, लेकिन ग्रोथ की स्पीड लगातार धीमी पड़ रही है। इकोनॉमिस्ट को क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है। अब इसमें भी एक बहुत चिंताजनक बात है, ये बढ़ोतरी में भी। इसमें जीएसटी इंपोर्ट रेवेन्यूज जो हमने देखा वो 12.8% से बढ़ी हैं, जबकि डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ जीएसटी में सिर्फ 3.27% है। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब यह है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो ढिंढोरा हमने पीटा था वो एक तरफ से काफी खोखला है। सरकार को जीएसटी का एक मोटा कमाई जो है वो हमारे देश में बाहर से अंदर आने वाले सामान पर लगाया गया जीएसटी है। यानी हम चीजें ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसिव फॉरेन सामान मंगवा रहे हैं, उस पर टैक्स लग रहा है और उसे सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारी जीएसटी रेवेन्यू बढ़ रही है, लेकिन इंटरनल कलेक्शंस कम हो रही हैं। और एक्सपोर्ट्स के बारे में क्या ही कहें, जो पिछले 10 सालों में लार्जली स्टैग्नेंट रहे हैं। उधर चाइना जैसे दुश्मन से हम 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट बनाकर बैठे हैं, इसीलिए चाइना के बारे में चू तक नहीं निकलती है सरकार की तरफ से। और अगर सरकार सच में जीएसटी से इतना पैसा कमा रही है तो फिस्कल डेफिसिट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार का फिस्कल डेफिसिट पिछले 2 महीनों में 12 गुना बढ़ चुका है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि सरकार की कमाई उसके खर्चे से कम पड़ रही है। पिछले साल इसी सेम पीरियड में डेफिसिट था बजट एस्टिमेट का सिर्फ 0.8% और इस साल सिर्फ 2 महीनों में यह 1.62 ट्रिलियन रुपीस टच कर चुका है, जो अपने बजट एस्टिमेट का 9% से भी ज्यादा है। इसमें ऑब्वियसली यूएस ईरान युद्ध के कारण जो इंपैक्ट हुआ है उसके कारण से काफी नंबर इधर उधर हुए हैं, बट कुड वी हैव डन बेटर? क्या हम इन चीजों को बेहतर संभाल सकते थे? बिल्कुल संभाल सकते थे। समझाता हूं कैसे। यह बात सही है कि दुनिया में उथल पुथल चल रही है, लेकिन यह बात भी सही है कि बहुत सारे मार्केट्स अपने पीक पर भी चल रहे हैं। दुनिया में अस्थिरता है। लोग कहेंगे देखो इसके बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने सॉलिड हैं, इसका सरकार काफी ज्यादा ढिंढोरा भी पीटती है। लेकिन यहां भी अगर आप आंकड़े देखो, फरवरी के महीने में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 728 बिलियन के ऑल टाइम हाई पीक तक चली गई थी, लेकिन आज के टाइम पर यह 690 बिलियन तक आ गया है। हमारा गोल्ड रिजर्व 131 बिलियन से गिरकर 105 बिलियन के आसपास आ गया है। आरबीआई ने करीबन 9 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेचे हैं, सब इसलिए ताकि रुपए के गिरावट को थोड़ा सा रोका जा सके, हम डॉलर के प्रति सेंचुरी ना बना ले। मोदी सरकार आने से पहले $1 के हिसाब से रुपया 64 के आसपास था। आज 95 टू द डॉलर पर हम बैठे हैं, जिस पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि रुपया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो डॉलर है, रिजर्व करेंसी है, उसके सामने बस हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, बाकी सब चंगासी है। ताई का यह झूठ भी पकड़ा गया जब 2025 में रुपया एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया। अरे हम तो पाकिस्तान के सामने, उसके रुपया के सामने भी कमजोर पड़ गए थे। 2026 में भी वीकेस्ट करेंसी के दावेदार इन एशिया अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं। चलो, निर्मला ताई ने डॉलर के प्रति कमजोर वाली बात तो मानी, लेकिन मोदी जी ये बात भी मानेंगे या नहीं मानेंगे? ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? कहां गए वो तेज धार चीफ मिनिस्टर मोदी? ये अपने आप में खोज का एक विषय है, इस पर एक और टॉपिक कभी बनाएंगे, एपिसोड बनाएंगे। अब तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी मुंह पर फेविकॉल लगाकर चुप बैठ गए हैं। पहले रुपया के गिरावट पर ट्वीट आते थे, आज 95 पर बैठे हुए हैं, लेकिन सारे के सारे बड़े जो बॉलीवुड स्टार्स हैं मौन व्रत धरकर बैठे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को रोकने के लिए, डॉलर्स बचाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई ने अब बहुत डेस्परेट स्टेप लिया है। जून के शुरुआती दिनों में हमारे सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेक गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट में इशू किए। हमें एक मिनी टैक्स हेवन बना दिया गया ताकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया में आए, अपने डॉलर्स को लेकर आए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्ट इनकम पर 20% का सीधा जो टैक्स था उसे नील कर दिया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर जो 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो 12%, 5% का टैक्स था, उसे भी पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। पूरे लड्डू वाली थाली सजा दी गई ताकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आए, बॉन्ड्स खरीदे, उनके डॉलर से हमारा फॉरेक्स बचे और रुपया का गिरना थोड़ा सा रुक जाए।
लेकिन पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विस ने इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अपने ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल करने के से अभी फैसला को टाल दिया। उनका सीधा कहना है कि हां, सरकार ने प्रोग्रेस दिखाया है, लेकिन अभी उनको पूरा भरोसा नहीं है इसे अपने इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूड करने के लिए। हमें लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल स्टेबिलिटी अभी देखना है, हमें और सबूत चाहिए। तो सवाल यह है कि जब फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो उम्मीद के मुताबिक ना हो रहा हो, रेवेन्यू पर प्रेशर हो, तब सरकार के पास ऑप्शन क्या बचता है? ऐसे वक्त में सरकार अपने एसेट मोनेटाइजेशन ही कर पाता है। सरकार अपनी हिस्सेदारी ओपन मार्केट में बेचने पर आ जाता है, और शायद इसीलिए अभी सरकार ने ऐलान किया है कि वो LIC में अपना 6.54 हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल या OFS के जरिए बेचेगा। सरकार इस प्रक्रिया से अबाउट 30,000 करोड़ कमाना चाहती है। मालूम है थोड़ा सा भारी हो गया, बड़ी बड़ी बातें हो गई, ऑफर फॉर सेल 30,000 करोड़ वगैरह वगैरह। इससे आपको और मुझे क्या लेना देना? तो अगर आप देश के मिडिल क्लास से आते हो, लोअर मिडिल क्लास से आते हो, रोजाना महंगाई से जूझ रहे हो, आम इंसान अगर आप हो, तो आने वाला डेटा आपको रुला देगा। भारत अब आप मान के चलो एक के शेप्ड इकोनॉमी बन चुका है। एक ऐसी इकोनॉमी जहां देश का आम युवा सड़कों पर अपने आप को बेरोजगार पाता है, बिना किसी फाइनेंशियल बैकिंग के, कोई खास फ्यूचर के बिना। और उसी के विपरीत जो टॉप 1% एलीट है, अपने प्राइवेट जेट्स में घूमता है, इंटरनेशनल टूर करता है, आराम की जिंदगी बिताता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के एक स्टडी के मुताबिक 2022-2023 में ही इंडिया की टॉप 1% आबादी के पास देश का लगभग 23% पैसा जमा हो गया था। और अगर आप 10% की बात करें तो उन्होंने 60% देश का इनकम उस पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। वही देश की आधी आबादी, माने नीचे का 50% का तबका, उनके पास 15% मात्र देश का धन है। डेटा के मुताबिक इस समय भारत में 1922 जैसी अमीरी और गरीबी में फासला है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये नेतागण छोड़ गए। यहां इकोनॉमी जरूर बढ़ रही है, लेकिन नेतागण और उनके दोस्तों के लिए ग्रोथ हो रहा है, फायदा हो रहा है। वो लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस खरीद रहे हैं, बाकी अपने आप को रास्ते पर पा रहे हैं। इंडिया का सनराइज सेक्टर, जिसके थ्रू, IT सेक्टर के थ्रू इतने लोग अपने आप को ऊपर तबके तक ले जा पाए, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक जा पाए, उसकी हालत देखिए। पिछले 6 साल में सबसे कम हायरिंग अब हमें दिख रही है। बुलेट ट्रेन की स्पीड से बनने वाली हाईवेज अब ठप हो रही हैं। पिछले 2 महीनों में हाईवे कंस्ट्रक्शन सीधा 45% गिरा है, क्योंकि पैसा खत्म हो रहा है। अब मंत्री जी भी वैसे एथेनॉल बनाने में इतना व्यस्त है, कहां ये सब हाईवे बनाएंगे। वैसे एथेनॉल की सच्चाई भी देश के सामने आ चुकी है। पिछला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा हो कि एथेनॉल का झूठ कैसे अब देश के सामने आ चुका है, देख लीजिएगा। खैर, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते इंडिया का FY 27 के पहले क्वार्टर में क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल इतिहास में सबसे ज्यादा $50 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले क्वार्टर से 60% ज्यादा है। और जैसा कि हम जानते हैं, गिरता रुपया, महंगा होता हुआ तेल सीधा इन्फ्लेशन पर अटैक करता है। वही इन्फ्लेशन जिसे हम झेलते आए हैं। इंडियंस का आज नेट हाउस होल्ड सेविंग पिछले 50 सालों में सबसे नीचे स्तर पर गिर गया है। लेकिन इस सब में घी डालने के लिए अब आने वाला है अमृतकाल का एक और मास्टर स्ट्रोक। जो सरकार कल तक चीख चीख कर कहती थी कि UPI मास्टर स्ट्रोक है, बिल्कुल फ्री है और फ्री रहेगा, उसने अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया है, जिससे बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स, बड़े मर्चेंट्स जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, UPI और रुपे पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट या MDR चार्ज लगा सकते हैं। अब सरकार का कहना है कि यह चार्ज सिर्फ उन मर्चेंट्स पर लगेगा जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। रीजन दिया गया है कि इतना बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है, फ्री में थोड़ी ना चल सकता है। लेकिन असली सवाल यही आता है कि अगर Amazon, जोमैटो, उस पर UPI ट्रांजैक्शन पर 1 से 3% MDR उनको देना पड़ेगा, तो क्या वो पैसा अपनी जेब से निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे आम सी कॉमन सेंस की बात है कि ये कॉस्ट डिलीवरी चार्जेस, प्लेटफॉर्म फी, प्रोडक्ट, इस सब में छुपा दिया जाएगा। रिकवरी आपसे और मुझसे ही की जाएगी। यानी नाम मर्चेंट का रहेगा, लेकिन बिल आखिर आम आदमी ही पे करेगा। देशभक्त के रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि हमने स्टूडेंट डिस्ट्रेस के बारे में भी सालों से बात किया हुआ है, और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो आने वाला है उसके बारे में भी काफी चेतावनी हमने दी है। तो इसका क्या मतलब है? इज देयर नो होप लेफ्ट? चीजें बदल सकती हैं, अभी भी बदल सकती हैं, लेकिन सबसे पहले कॉन्वर्सेशन को बदलना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि इकोनॉमी स्लोगन से नहीं चलता है, आशाओं से नहीं चलता है, प्रण लेने से नहीं चलता है, नंबर से चलता है। इसीलिए हेडलाइंस पर नहीं, डेटा पर भरोसा करो, सवाल पूछो, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा देशभक्त वही होता है जो सरकार से जवाब मांगता है। चुप बैठने वाला देशभक्त नहीं होता है।
चीजें बदल सकती हैं, लेकिन सबसे पहले कॉन्वर्सेशन बदलना होगा। कॉन्वर्सेशन इकोनॉमी पर होना होगा, सैलरी पर होना होगा, जॉब्स पर होना होगा, एआई पर होना होगा, सेविंग पर होना होगा। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चलते जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन ही मंदिर, मस्जिद, अकबर, बाबर, बीरबल, उसमर ही फंस गया है, तो सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, कोई जवाबदेही तो है नहीं। अभी जवाबदेही बनी तो एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अगर E20 पर जवाबदेही बननी पड़ती तो नितिन गडकरी और ये पुरी को इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसे ही नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा कि उनके कार्यकाल में इतना आपने जो मजाक बनाया मनमोहन सिंह का, क्या आपकी लेगेसी अब यह रह जाएगी कि आपके देखरेख में, आपके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर देश की इकोनॉमी का बट्टा धार हो गया? क्योंकि यह बात आप गारंटी लेकर ले लीजिए कि अगर कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आया सरकार की तरफ से, जिस तरीके के स्टूडेंट प्रोटेस्ट आपने देखे हैं, अभी आपको इकोनॉमिक प्रोटेस्ट दिखने बाकी हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, देश की इकोनॉमी शायद आप ना बदल सको, लेकिन अपनी पर्सनल इकोनॉमी, अपने फैमिली की इकोनॉमी की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। तो जरूर इंश्योर करिए अपने आप को। आपका टर्म हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स 400 से 500 रुपए प्रति माह से शुरू हो सकता है। प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करिए, अपने लिए खुद एक बेस्ट प्लान चूज करिए। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के टाइम पर अपने आप को फाइनेंशियली सेफ रखना बहुत जरूरी है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।